हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरज। ये आपके इकोलॉजी के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। अभी इकोलॉजी बची थी 12th क्लास में और भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं अभी, तो मैं अभी इकोलॉजी साथ में कराने वाली हूँ आपकी, ठीक है। तो आपकी 12th में आपकी इकोलॉजी में 3 चैप्टर हैं, ठीक है। कौन से चैप्टर हैं आपके? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, और सेकंड चैप्टर आपका इकोसिस्टम, और लास्ट चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। ये आपके 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर के मैं साथ में आपको न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ, जिससे कि आप MCQ कर लो, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए एग्जाम में, और इनमें से शायद एक आध क्वेश्चन पूछ ले आपसे। और सारे क्वेश्चन तो मतलब मैं कोशिश करूँगी कि आपका पूरा जो भी है समरी वो आपकी इसी में कवर कर दूँ, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर वो पूछे तो आप उसे टिक कर पाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, asymptote in a logistic growth curve is obtained when। तो asymptote in a logistic curve is obtained when कब obtain होता है? the value of r approach is 0, k equals to n, या फिर k greater than n, या फिर k small than n। तो ये कब हमें मिलता है? जब हमारी k equals to n होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसका इंक थोड़ा सा छोटा कर दे रही, जिससे कि हमें परेशानी ना हो, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट है। अब कहना क्या जा रहा है इसमें, देखिए कि क्या होती है यहाँ पे, कि आपकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे मैं एक ग्राफ आपको बता रही हूँ ग्रोथ के बारे में। तो देखिए, जैसे ये मैं आपके लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपकी कैरिंग कैपेसिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। एन क्या है हमारा? एन जो होता है हमारा वो क्या है, वो आपकी जो रेट को बता रहा होता है, ठीक है। वो हमारी रेट को बता रहा होता है। बाकी आपका आर जो होता है, आर क्या है आपका? आर होता है आपका, वो होता है आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है हमारी, वो ऐसे होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है आपको? लाइक अ जे शेप दिख रहा है आपको। तो हमारी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो होती है जे शेप। लेकिन एग्जैक्टली में जो जे शेप ग्रोथ है हमारी वो होती नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक ग्रोथ को ही मानते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ ही हमारी वैलिड है, क्योंकि लॉजिकली ही हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है वो कैसी होती है हमारी? वो होती है हमारी ऐसी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये आपको कुछ एस शेप दिख रहा होगा। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है आपकी एस शेप दिख रही होगी, तो सिग्नोइड शेप भी बोलते हैं और इसको जे शेप बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। अब इनके फॉर्मूले होते हैं दोनों के, तो मैं आपको फॉर्मूले के बारे में बता दे रही हूँ। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है हमारी वो होती है, उसका फॉर्मूला होता है dN/dt इक्वल्स टू RN। ये आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, सॉरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, तो हम dN/dt इक्वल्स टू RN, और ये कैरिंग कैपेसिटी माइनस N/K, ये आपकी कॉस्टिक में होती है, ठीक है। K ये आपकी क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, EX लिख दे रही हूँ, और ये आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। आपको याद रखना है, G होगा यहाँ पे, लॉजिस्टिक ग्रोथ है। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला है और ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब भी ये वैल्यूज़ हमारी होती हैं, मैंने आपको बता दिया है। एक और वैल्यू होती है आपकी, किसकी होती है वो होती है आपकी, एक और फार्मूला होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, इक्वेशन होता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक और इक्वेशन होता है NT इक्वल टू N0 और ERT। ये आपकी एक और इक्वेशन होती है, किसकी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, ठीक है। आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो आपकी NT है वो क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टी टाइम, और पॉपुलेशन डेंसिटी एट 0 टाइम, ये N0 है। और R आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। और E आपका क्या होता है? द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है। ये आपका सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि आपकी जो माइक्रोराइजा होता है, आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोराइजा किसका एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। तो मैं आपको पहले आंसर बता दे रही। माइक्रोराइजा जो हमारा है वो है आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप और डीप जानेंगे तो कैसे जानेंगे? आपकी पॉपुलेशन इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जो हमारी स्पीसीज़ होती हैं वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो देखिए सबसे पहले आपके NCERT के हिसाब से मैं बताऊँगी। सबसे पहले आता है आपका म्यूचुअलिज्म पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। आपको NCERT में सब कुछ मिल जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में जो आता है कुछ साइन होते हैं आपके, ठीक है। मैं साइन के बारे में पहले बता दूंगा आपको।
देखिए जैसे साइन होते हैं, अगर प्लस प्लस अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो वो बेनिफिट होगा हमारे लिए, बेनिफिट होगा, ठीक है। और अगर हम माइनस माइनस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो हम लॉस की तरह लेते हैं और लॉस को हम डेट्रीमेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बेनिफिशियल इंटरेक्शन होता है प्लस प्लस में, और हमारा जो माइनस साइन है उसमें हमारा क्या होता है, फॉर डेट्रीमेंटल साइन होता है। एंड जीरो जो होता है हमारे लिए, एक जीरो भी होता है हमारे लिए, तो जीरो होता है न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल इंटरेक्शन, न्यूट्रल इंटरेक्शन, ठीक है। ये आपके कुछ पॉपुलेशन की इंटरेक्शन में कुछ साइन दे रखे हैं कि इन्होंने साइंटिस्टों ने, ठीक है, कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका इसमें, वो होता है आपका, देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक टेबल बना दे रही हूँ जिससे कि इजी हो जाएगा। यहाँ पे स्पीसीज़ ए आएगी आपकी, ये ए स्पीसीज़ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी बी स्पीसीज़ आएगी, ये आपकी बी स्पीसीज़ है। बाकी आगे क्या आएगा आपका, नेम ऑफ इंटरेक्शन आएगा यहाँ पे, नेम ऑफ इंटरेक्शन। आया समझ में, ठीक है, आ गया। स्पीसीज़ पहले क्या है हमारी, प्लस है, दूसरी भी हमारी प्लस है, दोनों स्पीसीज़ हमारी प्लस प्लस है, तो क्या आएगा हमारा, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है आपका कि हम दोनों बेनिफिशियल हैं, मतलब दोनों ही बेनिफिट है एक दूसरे को। जैसे मुझे आपने देखा होगा जो एफडी कराते हैं लोग, तो उसमें क्या है, बैंक को भी फ़ायदा होता है, हमें भी फ़ायदा होता है, तो क्या है वो म्यूचुअल फंडिंग कर रहे होते हैं हम, ठीक है। फिर देखिए माइनस माइनस आपका हुआ कंपटीशन, माइनस माइनस में दोनों स्पीसीज़ को हार्म पहुंचेगा, ठीक है, इसको कंपटीशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लस माइनस। अब प्लस माइनस में दो चीज़ें हैं, प्लस माइनस में एक होता है प्रेडेशन बोलते हैं एक को, ठीक है। दूसरा प्लस माइनस होता है वो होता है आपका पैरासिटिज्म, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर दे रही हूँ जिससे कि आपको टर्म हो, पैरासिटिज्म। नेक्स्ट आपका आता है प्लस और जीरो, तो ये कमेंसलिज्म में आ जाते हैं, इसको हम कमेंसलिज्म बोलते हैं, CMMEN, ठीक है, कमेंसलिज्म। एक और आता है आपका माइनस और जीरो। माइनस और जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं, म्यूचुअलिज्म आपसे पूछ लेते हैं, वैसे पूछ तो कुछ भी सकते हैं वो, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा अमेंसलिज्म होता है और म्यूचुअलिज्म होता है, इसके बारे में ज़्यादा पूछते हैं आपसे। तो अमेंसलिज्म क्या है आपका, ये आपका जीरो और माइनस आपका अमेंसलिज्म में आ जाता है। अमेंसलिज्म की स्पेलिंग यहाँ पर लिख दे रही मैं, AMEN, ठीक है, अमेंसलिज्म में आ जाता है। तो अमेंसलिज्म में होता क्या है बेटा, कि एक स्पीसीज़ आपकी बेनिफिट रहेगी और एक को कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे फंजाई है, फंजाई तो अपना काम कर रही होती है एंटीबायोटिक्स बनाने में, ये एंटीबायोटिक्स का एक अच्छा एग्जांपल है अमेंसलिज्म। तो फंजाई तो अपना काम कर रही होती है, लेकिन उसके साथ में जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, तो उसमें उसका क्या दोष है ना, वो तो अपना काम कर रही थी। तो एक बेनिफिशियल रहता है और एक क्या होता है हमारा, किस में चला जाता है, एक लॉस में चला जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि आपके जो पैरासाइट होते हैं उनमें क्या होता है कि एक आपका प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। जैसे कि जू है, जू क्या है, प्लस रहता है, लेकिन हम लोग हैं जो होस्ट हैं, तो हम उसके लिए होस्ट हैं, तो हम माइनस में रहते हैं ना। प्रेडेशन का क्या मतलब होता है, जैसे जो प्रे होते हैं, जो शिकार करते हैं, शिकारी तो फ़ायदे में रहता है, लेकिन जिसका शिकार हो रहा है वो तो माइनस में है ना, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कंपटीशन में आपको पता है हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं भी किसी का एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो होता क्या है कि इसमें दोनों ही जो हम ना, सीट सिर्फ एक ही है हमारे पास में, एक सीट है, तो कोई ना कोई एक तो हारेगा, है ना, तो हम एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। और म्यूचुअलिज्म मैंने आपको बता दिया है। कमेंसलिज्म वो होता है जिसमें प्लस और जीरो होता है। जैसे आपका गाय है या भैंस है, जब ना मतलब चारे में, जब फील्ड में चारा चुगने जाती है, चरने जाती है जब गाय भैंस, तो होता क्या है कि वो ज़मीन पर बहुत बड़ी बड़ी घासें होती हैं, तो उसमें पैर रखती है, उसके पीछे एक चिड़िया, कुछ भी बोलो यार, उसे वाइट सा होता है, तो वो पीछे पीछे आ रहा होता है और उसका फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी घास है, उसमें बहुत सारे कीड़े छुपे होंगे। तो जैसे कीड़े, वो भैंस है वो रखती है पैर, तो वहाँ पे क्या निकल आता है, बहुत सारे कीड़े निकल आते हैं और वो उनके मुंह में चले जाते हैं, मतलब वो खा लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे को कोई खास अंतर ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। भैंस को क्या अंतर पड़ेगा, उसको फ़ायदा हो रहा है, जो पीछे पीछे वाइट कलर का आता है उसको, ठीक है। तो ये आपकी कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शन के ऊपर बताई थी। इसके कुछ एग्जांपल आप देख लेना, क्योंकि एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं, एग्जांपल पे आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपका इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है कि माइक्रोराइजा क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, म्यूचुअलिज्म का। और माइक्रोराइजा बेटा
माइको का मतलब क्या होता है, देखो माइको का मतलब होता है फंजाई, फंजाई, ठीक है। राइजी की मतलब होती है हायर प्लांट्स रूट, हायर प्लांट रूट, ठीक है। ये आपकी माइकोराजा का मतलब होता है। तो आप याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि माइकोराजा किसके बीच का लिंक है, तो वो फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच के लिंक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं गॉस प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन इज स्टेट दैट, तो गॉस प्रिंसिपल जो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है वो किस पे दिया था उन्होंने, तो नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके इंडिपेंडेंटली फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। आपको बी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा व्हेन n बाई k इज एक्जैक्टली 1, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 5, कह रहे हैं आपसे कि इट इज़ मच ईजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज, देखो क्वेश्चन का मतलब समझो आप, क्वेश्चन का मतलब ये है, कह रहे हैं कि जो स्मॉल एनिमल होते हैं वो हिल्स पे जल्दी रन करके पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लार्ज एनिमल होते हैं वो नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका जो स्मॉल एनिमल होते हैं उनका हायर मेटाबॉलिक रेट होता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज स्टेटेड बाय, जो प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज स्टेटेड बाय किसने दिया था वो आपसे पूछ रहे हैं, तो वो कौन थे आपके GF गॉस थे, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, कह रहे हैं आपसे, देखो वही क्वेश्चन आपसे आ गया, इफ़ प्लस साइन इज़ असाइन अ बेनिफिशियल में आपको होता है प्लस साइन किसके लिए है, SING होगा यहाँ पे, साइन की स्पेलिंग बेनिफिशियल के लिए है, इंट्रैक्शन है, और माइनस जो साइन है वो आपको किसके लिए, डेट्रीमेंटल के लिए है, मतलब हम नुकसान में जा रहे हैं। 0 किसके लिए है, न्यूट्रल इंट्रैक्शन के लिए है। देन द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन प्रेजेंट इन प्लस माइनस इंट्रैक्शन में कौन सी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। नेम ऑफ इंट्रैक्शन बताना है आपको, कौन सा नेम ऑफ इंट्रैक्शन होगा, तो नेम ऑफ इंट्रैक्शन कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। 7 का XYZ मैं लिख दे रही हूँ, आपका इसका आंसर करना है। आपका चैप्टर है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से, तो वहाँ पे आपको करना है कि माइनस और प्लस से हमें क्या मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर आर स्पीसीज़, आर सिलेक्टेड स्पीसीज़, तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के लिए कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज़, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, कह रहे हैं एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ इज़ लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज, ठीक है। एक एसोसिएशन मतलब क्या कह रहे हैं, एक इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, वो किस में, सेम हैबिटेट में रह रही है, लेकिन वो फंक्शनल इंटरेक्शन क्या है, एंड फंक्शनल इंटरेक्शन कर रही हैं वो, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th कह रहे हैं आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड, अच्छा ठीक है, बोथ पार्टनर आपके एडवर्सली अफेक्टेड हो रहे हैं, तो वो क्या इंटरेक्शन होगा उन स्पीसीज़ के बीच में, तो वो आपकी कंपटीशन होगी। मैंने आपको बताया कि दोनों ही हमारे माइनस माइनस होते हैं, दोनों ही पार्टनर कैसे हो, एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 11 कह रहे हैं, अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रेट होगा, पॉपुलेशन ऑफ रेट इन अ वन, ही फाउंड दैट एवरेज नेटिलिटी, अच्छा रेट की नेटिलिटी है यहाँ पे, चूहों की नेटिलिटी है, ठीक है। तो नेटिलिटी का मतलब होता है बेटा बर्थ, मैं पहले बता दूँगा आपको, बर्थ, ठीक है। मोर्टिलिटी का मतलब होता है, मोर्टिलिटी यहाँ पे होगा, देखो एक मोर्टिलिटी का मतलब होता है आपका डेथ, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका एक फार्मूला होता है वो आपको याद रखना है, तो वो होता है हमारा NT+1 इक्वल्स टू NT, ठीक है। फिर आपका आता है NT+1 इक्वल्स टू NT प्लस में आपका बर्थ प्लस इमिग्रेशन, ठीक है, बर्थ प्लस इमिग्रेशन, और माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन, ई होगा यहाँ पे, ठीक है। आपके ये फॉर्मूले होते हैं, तो इसी फार्मूले से हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करना है, आपका जो बर्थ है मतलब नेटिलिटी है वो बर्थ में आ जाएगा, इमिग्रेशन में आपको दे रखा है, इमिग्रेशन आपका आपके पास में है,
और आपका जो इमाइग्रेशन है वो भी आपको दे रखा है। देखिए बर्थ क्या है, नेटिलिटी क्या है आपकी 250 है, ठीक है, इसी में रखेंगे, पुट करेंगे, प्लस आपकी जो इमिग्रेशन है वो कितना है, तो हमारा इमिग्रेशन कितना दे रखा होगा आपको, इमिग्रेशन आपको दे रखा है 20, ठीक है, माइनस डेथ कितनी है आपकी 240, प्लस आपका जो इमिग्रेशन है वो कितना है आपका 30 है, कितना आएगा प्लस करके, ये 70 ये आ रहा है, माइनस 70 ये आ रहा है, तो ये कट जाएंगे, आ जाएगा आंसर आपका 0, आपका लास्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, 0 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं लगा लूँ, देखो एवरेज मोटिलिटी, यहाँ पे एवरेज हो जाएगा, फिर मोटिलिटी आपकी 140 हो जाएगी, इमिग्रेशन आपका 20 हो जाएगा और इमाइग्रेशन आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। आपसे नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब, ठीक है, डिकम्पोजिशन के दौरान कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है वो आपको बतानी है। तो फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट द ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, ये आपकी स्टेटमेंट सही है, बाकी और भी ऑप्शन देख लो आप। ह्यूमिफिकेशन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस विच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट अ वेरी फास्ट रेट, गलत है, फास्ट रेट नहीं होता, बहुत ही स्लो रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैटाबॉलिज्म, ऑप्शन है कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप, नहीं कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप नहीं होता, इसका मैं आपको सीक्वेंस बता दे रही हूँ क्योंकि एम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस होता है फलचम, फलचम से आप याद रखो, फलचम, फलचम, ठीक है। तो ये मैंने ना मैम है एक, उनसे ये उनकी ट्रिक है, मेरी ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो फलचम से आप याद रख सकते हो। F और होता है आपका ऋतु रितवाल से बता दे रही हूँ मैं आपको, उनसे मैंने ये क्या लिया था, मतलब उनकी ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखना। F से क्या होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में होता क्या बेटा कि जो आपकी मिट्टी होती है वो क्या होती है आपकी मिट्टी, उसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ब्रेक डाउन कौन करता है, हमारा अर्थवॉर्म जो फार्मा फ्रेंड होता है, आपको सभी को पता है। और ये ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में टूटने के लिए ये हेल्प करता है मिट्टी के सॉइल को, और सॉइल को भी उलट पुलट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपका सेकंड स्टेप आता है लीचिंग। लीचिंग में आपका क्या होता है, वैसे हालांकि ये क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का है, आपकी लीचिंग है, लीचिंग में आपका आता है, तो इसमें होता क्या बेटा, इसमें होता ये है कि वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होती हैं गो डाउन द हॉरिजन सॉइल, सॉइल के हॉरिजन में चले जाते हैं एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनेबल सॉल्ट, ठीक है। ये आपका लीचिंग प्रोसेस में आ जाता है। फिर आपकी थर्ड प्रोसेस आती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आपको सभी को पता है, कैटा मतलब काटना, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि बैक्टीरियल और फंगल जो एंजाइम होते हैं वो डिग्रेड करते हैं डेटिटस को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स का इसमें फंक्शन होता है किसका, कैटाबॉलिज्म में, इसी को इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। फिर आपका आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में अभी आपको बता दिया कि आपके इसमें डार्क कलर्ड एमोफस सब्सटेंस बनता है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, और हाईली रेजिस्टेंट होता है टू माइक्रोबियल एक्शन के लिए एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट अ एक्सट्रीमली स्लो रेट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपका आता है मिनरलाइजेशन, इसको हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। मिनरलाइजेशन क्या है, जो आपकी क्या हो चुकी है, ह्यूमस जो है आपकी फर्दर डिग्रेड हो जाती है बाय सम माइक्रोबियल एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें ये ह्यूमिफिकेशन के बाद की प्रोसेस होती है जिसमें कुछ और एंजाइम होते हैं वो मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, और उसके बाद में मिनरलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा था इसमें, इसका ऑप्शन आपका फ्रेगमेंटेशन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 कह रहे हैं अ सेडिमेंट्री सी एनीमोन गेट्स अटैच टू द सेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रेब, द एसोसिएशन इज, एसोसिएशन क्या कहलाता है, तो ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन कहलाता है, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंडीशन आपको दे रखी है एंड सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ देम एज एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट इन डेजर्ट लिजार्ड कंडीशन, ठीक है। तो डेजर्ट लिजार्ड कंडीशन में आपके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब कंडीशन दे रखी है। तो ये बेटा अडेप्टेशन से आपसे पूछा गया क्वेश्चन, तो आपका जो डेजर्ट लिजार्ड होती है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो वो क्या करती है, वो करती ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके जो बिहेवियरल रेस्पॉन्स रखते हैं टू कोप विद वेरिएशंस इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। बिहेवियरल रेस्पॉन्स रखते हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे ही वो अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा लेंगे, या फिर जब सर्दी होगी तो धूप में आ जाएंगे, वैसे कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो जो डेजर्ट लिजार्ड होती हैं आपकी लैक द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, वो लैक कर देती हैं फिजिकल एक्टिविटी को
दैट मैमल हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर, ये आपके हाई टेम्परेचर से फिर डील कर पाती हैं, ऑफ हाई और देयर हैबिटेट, बट हैबिटेट मतलब अपने जीने के लिए, बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट टू द बिहेवियरल मीन्स, मतलब वो मैनेज करती हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को बिहेवियरल मीन्स से, ठीक है। दे बास्क इन द सन एंड ऑब्जर्व हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन, ठीक है। जब उनका टॉप टेम्परेचर होता है वो उनके कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा होता है तो वो बास्क करती हैं, सन में बास्किंग करती हैं, सन बास्किंग करती हैं, ठीक है। बट मूव इनटू द शैडो व्हेन द एविडेंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वो शैडो की तरफ, शेड की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ बरोइंग, कुछ स्पीसीज ऐसे होती हैं जो बरोइंग मतलब क्या कर लेती हैं, विल कर लेती हैं, ठीक है, इन द सॉइल टू हाइड द एस्केप फ्रॉम द अब ग्राउंड हीट, मतलब अपने आप को छुपाने के लिए, मतलब जो ग्राउंड की हीट है बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए वो अंदर बरोइंग कर लेती हैं, विल बना लेती हैं, उसी में घुस जाती हैं। तो ये आपका डेजर्ट लिजार्ड के बारे में कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन में आपको सही कंडीशन कौन सी है वो आपको बतानी है, ठीक है। पहला कह रहा है बरोइंग इन द सॉइल एस्केप हाई टेम्परेचर, सही है, मैंने अभी आपको बताया जब भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो क्या करती हैं, बिल बना लेती हैं सॉइल के अंदर और उसमें छिप जाती हैं, ठीक है। फिर यार लूजिंग हीट रैपिडली, नहीं ये गलत होगा, हीट को लूज़ नहीं करती हैं। बास्क इन द सन व्हेन टेम्परेचर इज लो, सही है, ये भी मैंने आपको बताया कि सन बास्किंग करती हैं जब टेम्परेचर लो होता है तब। इंसुलेटिंग बॉडी टू द थिक फैटी डर्मिस, नहीं है, गलत है ये, तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, आपका 1 और 3 मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज एज अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस, अच्छा ट्रू सेंस में पैरासाइट कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो द फीमेल इनफ इज बाइट एंड सक ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन, गलत है ये, ह्यूमन फीटस गलत है ये भी। हेड लोइज जो हेडलाइट्स होती हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कल एंड वेल लेइंग एग ऑन द ह्यूमन हेयर, ये आपका सही है, आपका ये पैरासाइट का ही है एग्जाम्पल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में जो पैरासाइट है, पैरासिटिज्म, तो उसका ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कुकू लेज एग इन नेस्ट, नहीं है, ये आपको ब्रूड पैरासिटिज्म में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में कौन सा है वो आपको बताना है, तो ये आपका स्ट्रेटिफिकेशन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कह रहे हैं आपसे रिडक्शन इन वस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अच्छा तो ये किसका होता है, ये आपका जीरोफाइट्स का होता है, जो आपने पढ़े होंगे, जैसे अपुंसिया है, कैक्टस है, ये आपके सारे क्या हैं, जीरोफिटिक प्लांट हैं जो आपके रेगिस्तान में मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर आ जाती है जिससे कि जो ट्रांसपरेशन होता है पाउडर का वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए, अ हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इज एन एरिया कैन रिजल्ट्स इन, ठीक है, तो हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन, ठीक है, तो वो रिजल्ट किसको करता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को रिजल्ट करता है, क्योंकि हाई डेंसिटी हो जाएगी जब हमारे एलिफेंट की, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा उनके बीच में। इंट्रा का मतलब होता है सेम स्पीसीज़ में कंपटीशन होना, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज़ में कंपटीशन होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 कह रहे हैं आपसे कि द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज शोज एन एक्सक्लूसिव इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है, फॉलोड बाय द डिसअपीयरेंस एट द एंड ऑफ द सीजन, व्हाट डज दिस शोज, ठीक है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि एक इंसेक्ट है, ठीक है, एक इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, जब उसके जो सीज़न होता है उसके फेवर में होता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने नंबर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, जैसे ही उनका सीज़न ख़त्म हो जाता है वैसे ही उनका जो दिखना होता है वो बंद हो जाता है, मतलब कि जो इंसेक्ट हैं रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है वैसे ही उनके डिसअपीयरेंस मतलब वो दिखना बंद हो जाते हैं। तो किस वजह से होता है, तो वो होता है इट पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इन अ जे शेप, मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है वो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एकदम जैसे सीजन आता है वैसे रेनी सीजन, और जैसे ही वो रेनी सीजन खत्म होता है वैसे ही वो ड्रॉप कर जाते हैं नीचे, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहे हैं आपसे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो एज स्ट्रक्चर में वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका पॉपुलेशन, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर क्या होता है, वो पॉपुलेशन होता है आपका, याद रखना है। तो आपको मैंने बता भी दिया है कि इसमें देखिए बता दूँ मैं आपको, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है क्या कि पॉपुलेशन आपकी 3 टाइप से आपकी दे रखी हैं, आपकी किसमें, एनसीईआरटी में। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज, ठीक है, देखिए बी रेयर फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 आपकी क्या दे रखी हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ऑफ एज पिरामिड्स का फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन का। तो एक होता है पिरामिड टाइप का, जो पिरामिड शेप का होता है वो हमारा क्या होता है आपका, वो एक्सपेंडिंग होती है, एक्सपेंडिंग ग्रोथ होती है, एक्सपेंडिंग
आपकी पॉपुलेशन होती है, ठीक है। जिसमें सबसे नीचे आपका होता है प्री रिप्रोडक्टिव, PR लिख दे रही हूँ, ठीक है। फिर आपका होता है रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, फिर होती है आपकी पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है। आपको याद रखना है। सबसे प्री में क्या आएगा, प्री में आपके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चुटर बुटर से, वो आ जाएंगे। रिप्रोडक्टिव फेज में अपने लोग आ जाते हैं और जो अडल्ट हो जाते हैं वो, और उसके बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आपके ओल्ड एज के जो व्यक्ति होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यंग, मिडिल और ओल्ड ये आपके एक्सपेंडिंग ग्राफ में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग और पिरामिड शेप में आ जाते हैं। तो ये किसका ग्राफ है, ये अपने इंडिया का ग्राफ है। इंडिया में अपने में यूथ ज़्यादा है, आपको पता होगा, ठीक है। फिर आपका सेकंड वाला होता है, सेकंड वाला आपका देख लीजिए। सेकंड आपका स्टेबल है, जहाँ पे भी स्टेबल होगा, जैसे ये स्टेबल ये है, ये आपका स्टेबल है, देखिए बड़ा बन गया थोड़ा सा, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका स्टेबल है। तो ये आपका कैसा होता है, वेल शेप होता है, इसको हम वेल शेप बोलते हैं। घंटी की तरह दिख रहा है ना, इसलिए वेल शेप, ठीक है। और ये स्टेबल होता है, स्टेबल आपका रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन का। तो इसमें कौन सी आ जाएंगी, आपकी नॉर्वे की जो कंट्रियाँ हो, जैसे USA हो गया, तो USA आपका इसमें आ जाएगा, स्टेबल होता है वो। उसमें होता क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी बराबर होती है रिप्रोडक्टिव की, और ओल्ड एज के कम लोग होते हैं, उतने मतलब लगभग बराबर होते हैं सारे, तो इसलिए वेल शेप कहलाता है, ठीक है। फिर आपका लास्ट आता है अनशेप। अनशेप में क्या होता है बेटा, इसमें आपकी ना डिक्लाइनिंग फेज होती है, डिक्लाइनिंग बोलते हैं इसको। जितने आपके प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं उतने ही आपके ओल्ड एज के होते हैं, और रिप्रोडक्टिव एज के थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपका अनशेप होता है, इसको हम अनशेप बोलते हैं, अनशेप, ठीक है। इसमें आपकी प्री रिप्रोडक्टिव है उतनी रिप्रोडक्टिव है और उतनी ही ओल्ड एज के हैं, तो ये डिक्लाइनिंग होते हैं। और ये कहाँ का ग्राफ है, जापान का, जापान बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्टेबल और डिक्लाइनिंग और एक्सपेंडिंग ग्राफ किस किस का है, कौन सी देश का है, कहाँ कहाँ का है, या फिर आपको ग्राफ दे दें और आपसे पूछ लें ये कौन सा ग्राफ है और ये कौन सा ग्राफ है, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। चलिए फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है इकोसिस्टम के। कह रहे हैं क्वेश्चन पहला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में आपका किसको हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, तो वो आपका फ्रेश वेट होता है, ठीक है। वो इकोलॉजिकल पिरामिड में हम कंस्ट्रक्ट ओवरलैप इंडिकेट, निके क्या ओवरलैप करता है, तो निके हमारा ओवरलैप करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 2, कह रहे हैं आपसे थर्ड कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक, ए बताना है आपको इन द फॉलोइंग फूड चेन, ठीक है। फॉलोइंग फूड चेन में आपको ए का बताना क्या होगा। प्लांट को खाते हैं इंसेक्ट, ठीक है, और इंसेक्ट को खाता है फ्रॉग, और फ्रॉग को खाता है हमारा कोबरा, और फिर आपका ईगल आ जाएगा उसके बाद में, ठीक है। ईगल आपका कोबरे को खा लेगा, आपने देखा होगा सांप को ले जाते हैं ईगल ऐसे उड़ा के, ठीक है। तो ये आपकी लिंक होती है। इसमें आपके देखो प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर टर्सरी कंज्यूमर होता है, ऐसे आपकी वो होती हैं फूड चेन होती हैं, जिसमें आपकी टॉपिकल लेवल होती हैं 3 से 4 टॉपिकल लेवल होती हैं आपकी। पहली टॉपिकल लेवल होती है आपकी कौन सी, कहाँ से शुरू होती है आपकी पहली टॉपिकल लेवल, जो हमारी किस में आती है, प्लांट्स में आ जाती है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर वगैरह, तो उसमें आपकी टॉपिकल लेबल्स भी होती हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 कह रहे हैं आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप्स हैज़ द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनमें से किसकी हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, तो बाकी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 कह रहे हैं आपसे कि द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोर्स एंड द डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड, ठीक है। आपसे कह रहे हैं बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोर एंड डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड, तो उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, इसको हम NPP भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। तो जब बायोमास हम अवेलेबल होता है कंजप्शन के लिए हर्बीवोर का और डिकम्पोजर्स का, तो वो हमारा NPP में आता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। और एक और बता दूँ मैं आपको बेटा कि जो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें से हम जब रेस्पिरेटरी लॉस निकाल देते हैं उसको इक्वल्स टू NPP होता है हमारा, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 कह रहे हैं आपसे कि
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू इकोसिस्टम के लिए ऑड वन बताना है, तो क्रॉप फील्ड आपकी ऑड वन है इसमें, बाकी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आपके सारे आते हैं इकोसिस्टम में, क्रॉप फील्ड नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 कह रहे हैं आपसे कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है हमारी वो होती है हमारी ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ईयर स्क्वायर, ईयर ये होता है आपका, फिर ग्राम, इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा बेटा, ए ऑप्शन ही सही है आपका इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कौन सी चीज़ें करती हैं, तो वो हमारी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, जिसमें डिकम्पोजिशन में आपकी तीनों चीज़ें ही टेम्परेचर में मतलब भागीदारी होती हैं। टेम्परेचर भी आपका ज़रूरी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, केमिकल कंपोजिशन भी ज़रूरी है हमारी डेटाटेस के लिए, और सॉइल मॉइस्चर भी ज़रूरी है हमारे लिए, तो डिकम्पोजिशन के लिए सारे ही फैक्टर आपके काम कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इनमें से कौन सी चीज़ है जो डिकम्पोजिशन में फास्टर रेट अदा कर रही होती है, तो वो कौन सी है आपको बताना है पढ़ के कि डेटाटेस हमारा रिच होना चाहिए लिग्निन और काइटिन से, लिग्निन और काइटिन से अगर हमारा डेटाटेस रिच होता है तो वो हमारी स्लो रेट कर देता है, स्लो कर देता है, ठीक है, स्लो कर देता है डिकम्पोजिशन की रेट को, ठीक है। फिर देखिए इफ़ डेटाटेस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, हाँ ये आपका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फास्टर रेट होता है डिकम्पोजिशन का जब कि आपका जो सॉइल है उसमें रिच नाइट्रोजन होनी चाहिए और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होने चाहिए, बाकी आपके सारी ये गलत हैं, और सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन में आपकी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो एनारोबिक होना चाहिए ना कि एनएरोबिक, ठीक है, एरोबिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। ऑल एनिमल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट और देयर फूड, गलत है, ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। इकोसिस्टम डज नॉट ओबे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बीवोर्स एंड वुडी प्लांट्स, हाँ ये सही है, ये आपका सी सही है, ऑप्शन सी सही है, इट मीन्स सी आपका एक ही में सही है, ठीक है। फिर आपका है प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीसीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी एंड डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आपका ये सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो, एनर्जी के फ्लो के मामले में आपको करेक्ट बताना है। इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल अलोंग द फूड चेन, हाँ सही है, ये भी सही है, ये सही है, ऑलवेज आपका यूनिडायरेक्शनल रहता है, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। इट फ्लोज लार्ज फ्रैक्शन, नहीं आपका यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है अलोंग फूड चेन, क्योंकि एनर्जी आपने 10% रूल पढ़ा होगा, 10% रूल किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, लिंडमैन ने दिया था एनर्जी 10% रूल ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है, तो 10% रूल दिया था, तो ये आपकी जो एनर्जी होती है ऑलवेज आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सा एग्जाम्पल नहीं वो आपको बताना है, तो फॉरेस्ट आपका हो जाएगा एक, ये तो टेरेस्ट्रियल है ये तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो पॉन्ड हो जाएगा जो आपका टेरेस्ट्रियल नहीं है, और आपका वेटलैंड हो जाएगा, हाँ ये आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे, मतलब आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नहीं आते हैं, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो मेजर जो आपका होता है इकोसिस्टम वो आपका मेजॉरिटी एक्वेटिक इकोसिस्टम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन्वर्टेड इन, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड कभी होती नहीं है, तो आपका नन ऑप्शन सही हो जाएगा, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर, ठीक है, तो हाईएस्ट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है हमारी वो लैंड में होती है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मिनरलाइजेशन इज, मिनरलाइजेशन मैंने अभी भी आपको बताया था कि मिनरलाइजेशन होता क्या है, तो ब्रेक डाउन ऑफ डेटास इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, नहीं ये गलत है। फिर देखिए ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस टू रिलीज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, सी डी भी ऑप्शन देख ले रहे हैं हम क्या है, डी कह रहे हैं आपसे डिग्रेडेशन ऑफ न्यूट्रिशन इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 कह रहे हैं आपसे, ये आपका
मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं आपको लिस्ट दे रखी है, देखिए थोड़ा छोटा कर दे रही है मैं इसको जैसे कि आपके लिए आसानी हो जाए। देखिए ये है आपका पूरा क्वेश्चन, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, या फिर आप बड़ा करके देख लो पहले। देखिए यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, तो डेट्रिटस किससे मैच करेगा, डेट्री बोर्ड्स कौन से होते हैं हमारे वो आपको बताने हैं, ठीक है। फिर स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, फिर स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जो पता है हम पकड़ लेने हैं। स्टैंडिंग क्रॉप वो होती हैं जो लिविंग, जो आपके मटेरियल होता है उसका मास होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिविंग मटेरियल इन अ पार्टिकुलर टाइम। तो आपका थर्ड का ए हो जाएगा, मतलब थर्ड का आपका ए हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है, थर्ड का ए याद रखना है। फिर स्ट्रेटिफिकेशन वो होता है जिसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। तो आपका 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। हमारा थर्ड का ए और 4 का बी, इससे भी हम पता लगा सकते हैं अपने ऑप्शंस को। तो देख लीजिए थर्ड का हमारा ए हो जाएगा, थर्ड का ए किसमें है, थर्ड का ए इसमें है, थर्ड का ए इसमें है, और 4 का बी, थर्ड का ए 4 का बी, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही चाहिए बेटा। तो फर्स्ट का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स, ये आपका क्या होता है, डेट्रिटस होता है, और डेट्री बोर्ड्स होते हैं आपके फंजाई और आपके क्या हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। तो फर्स्ट का डी हो जाएगा, सेकंड का सी हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा, ठीक है, बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा कर ले रही हूँ मैं इसमें। देखिए डिकम्पोजिशन इज लार्जली एंड रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो डिकम्पोजिशन लार्जली रिक्वायर करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। अभी भी मैंने आपको बताया था जीपीपी और एनपीपी पे। तो जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस क्या होता है आपका, इक्वल्स टू एनपीपी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय। सॉइल सैलिनिटी कैसे मेजर करते हैं, सॉइल सैलिनिटी मेजर करते हैं हम किससे, वो आपको बताना है। तो वो हम किससे मेजर करते हैं, आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन सही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस चैप्टर का, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिकल लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। तो मास ऑफ लिविंग मैटर में अभी भी मैंने आपको बताया था, मास ऑफ लिविंग मैटर किसके लिए होता है, लिविंग मैटर। नॉन लिविंग होगा तो वो स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। अगर नॉन लिविंग आपसे पूछे, नॉन लिविंग एट अ गिवन टाइम, ठीक है, तो वो स्टैंडिंग स्टेट में आ जाएगा। लेकिन मास ऑफ लिविंग मैटर पूछ लिया आपसे तो वो स्टैंडिंग क्रॉप में आता है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए 20। आपके एक चैप्टर के क्वेश्चन अभी रह गए हैं, वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। तो ये बेटा आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग पाई चार्ट ऑफ ग्लोबल वर्टिब्रेट के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये पाई चार्ट किसका दे रखा है, वर्टिब्रेट का दे रखा है। डाइवर्सिटी, व्हाट डज ए बी सी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। तो इसमें ए और बी और सी क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके देखो 3 चार्ट आपने दे रखे हैं। 3 चार्ट कौन से हैं आपके, एक इन्वर्टिब्रेट के ऊपर है, एक आपका वर्टिब्रेट के ऊपर है, और एक आपका प्लांट के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें आपको वर्टिब्रेट के ऊपर पूछा हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये चार्ट मैंने याद कैसे किया है। तो हमने याद किया है एफ बी राम करके, ये हमने चार्ट याद किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है, बस। बाकी आपका रेप्टाइल और ये मैमल दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास में होंगे वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ए और बी और सी है क्या इसमें। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको एफ बी, तो ये क्या है आपका एफ मतलब फिशेज, ठीक है, ये आपकी फिशेज है। बी क्या है आपका बर्ड है, बी से, ठीक है, बर्ड्स हो जाएंगी। फिर रेप्टाइल्स मैमल्स दे रखे हैं। अब बचा क्या हमारा राम, राम से आर हो गया रेप्टाइल्स, राम ए से क्या हो जाएगा आपका एम्फीबियन, सी हमारा एम्फीबियन हो जाएगा, ठीक है, एम्फीबियन। और हमारा राम माँ से क्या आ जाएगा, मैमल्स हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा फिशिस, फिर आएगा आपका बर्ड, फिर एम्फीबियन, एफ बी ए, ठीक है। हम देखेंगे एफ बी ए हमारा सी ऑप्शन सही है, फिशिस बर्ड्स और एम्फीबियंस, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके इन्वर्टिब्रेट का भी ग्राफ होता है और प्लांट का भी ग्राफ होता है। तो इन्वर्टिब्रेट का ग्राफ जो होता है मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिए ये आपका इन्वर्टिब्रेट का बता रही हूँ मैं, इन्वर्टिब्रेट, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट। तो इसमें आप कॉलम बनाओगे ऐसे, ठीक है, कॉलम बनाने हैं आपको 1 2 3 4 कॉलम बनाने हैं आपको। तो एक ये हो गया और एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद कैसे रखना है, मैंने कैसे याद किया है, वर्टिब्रेट्स में हमने याद किया आई एम सी और ऊपर है ओ, इसमें ओ हो जाएगा, ठीक है। आई फॉर हो जाएगा इंसेक्ट, सबसे ज़्यादा आपके इंसेक्ट होते हैं इन्वर्टिब्रेट में, तो इंसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका होगा एम से मॉलस्क, MOSS, ठीक है, मॉलस्क हो जाएगा आपका। फिर आपका हो जाएगा क्रस्टेशियंस, सी फॉर आपका हो जाएगा क्रस्टेशियंस, तो सी फॉर आपका क्या हो जाएगा क्रस्टेशियंस, ठीक है।
क्रस्टेशियंस के बाद में अदर एनिमल्स ग्रुप हो जाएगा ओ आपका क्या हो जाएगा, अदर एनिमल ग्रुप, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये पाई चार्ट है। एक और है प्लांट का पाई चार्ट, वो भी आप देख लीजिए। प्लांट का आपको सबसे ज़्यादा आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, आपको पता है, क्योंकि हर जगह आपको एंजियोस्पर्म्स मिलते हैं। उसके बाद में आपका फंजाई का नंबर आता है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे ज़्यादा आपके हो जाएंगे एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पे आपके एनजीओ आ जाएंगे, एनजीओ, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा कम होता है हमारा फंजाई का, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, फंजाई का हो जाएगा ये वाला पोर्शन, फंजाई आ गया समझ में। फिर आपके आते हैं एल्गी, जस्ट मिनट, ये क्या मैंने क्लिक कर लिया। फिर आपके आते हैं यहाँ पे एल्गी आ जाएगा आपका, सॉरी इधर एल्गी आ जाएगा आपका, यहाँ पे एल्गी, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे आपके लाइकेन होते हैं एल्गी के पास में, AL, ठीक है, लाइकेन हो जाएगा आपका, CH होता है। फिर आपके मोलस्का आ जाएंगे, मोसेस, सॉरी ये मोसेस हो गए आपके, और आपके फर्न, और ये आपके मोसेस हो जाएंगे, यहाँ पे मोसेस हो जाएंगे, मोसेस, ठीक है। यहाँ पे फर्न आपके आ जाएंगे, फर्न एंड एलील, ये आपके पाई चार्ट होते हैं 3। तो मैंने आपका एक वर्टिब्रेट वाला पूछ लिया है, आपसे इनवर्टिब्रेट वाला पूछ सकता है, प्लांट वाला पूछ सकता है, ठीक है। और जो आपके इंसेक्ट होते हैं बेटा, तो वो कैसे होते हैं, अमंग एनिमल्स इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। तो एवरी आपके 10 एनिमल्स में से, एवरी 10 एनिमल्स में से, ठीक है, एवरी यहाँ पर लिख लो, एवरी 10 एनिमल्स में से आपके 7 आपके क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। एवरी 10 एनिमल्स में से सोचो कितना कम रेशियो है एनिमल्स का, और इंसेक्ट का 7 आपके इंसेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, तो वो थे हमारे अलेक्जेंडर A.B. हमबोल्ट, A.B. हमबोल्ट, ठीक है, ये आपके क्या थे, स्पीसीज रेडियल रिलेशनशिप इन्होंने दिया था। तो आपसे इक्वेशन पूछ रहे हैं स्पीसीज रेडियल रिलेशनशिप का। तो स्पीसीज रेडियल रिलेशनशिप जो रिलेशन है वो क्या होता है आपका, मैं आपको बता दूं, लॉग S इक्वल्स टू लॉग C प्लस Z लॉग A, ये आपका स्पीसीज रिलेशनशिप का क्या होता है, इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें होता क्या बचा, जो अलेक्जेंडर बॉम हम बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जितनी आप क्या करोगे, जितना एरिया आप एक्सप्लोर करोगे उतनी आपकी स्पीसीज की रिचनेस मिलती जाएगी, मतलब स्पीसीज आपको मिलती जाएंगी, बट ओनली अप टू अ लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं है कि आप बढ़ते जा रहे हो स्पीसीज मिलती जा रही हैं, नहीं, एक लिमिट तक आप बढ़ते जाओगे तो आपकी स्पीसीज के जो स्पीसीज हैं वो आपको मिलती जाएंगी, रिचनेस बढ़ जाती है स्पीसीज की। तो ये भी आपका टर्म आपसे पूछ ले कि ये टर्म किसने दिया था, वो दिया था अलेक्जेंडर बॉम हमबोल्ट ने। और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, तो वो भी आपका अलेक्जेंडर बॉम हमबोल्ट ने दिया था, ठीक है। यहाँ पे जो शो कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जो एस है हमारी वो शो कर रही है, यहाँ पे क्या शो कर रही है, स्पीसीज रिचनेस को, स्पीसीज रिचनेस को शो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये एस हमारी, सी हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बाई इंटरसेक्ट को, ठीक है, इंटरसेप्ट। और आपका जो जेड है, जेड क्या है आपका, स्लोप है, जेड आपका स्लोप है ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं। ए आपका क्या है, यहाँ पे एरिया है, ए यहाँ पे आपका एरिया है, ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड देखिए क्या है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड बी शोन बाय अ स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी के कंपेरिजन में आपको क्या बताना है, फीचर बताना है कौन सा होगा। तो रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, रेजिस्टेंट टू ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर लेस वेरिएशन इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4, कह रहे हैं आपसे Amazon रेन फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट्स डैश ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो वो कितनी 20% आपकी
ऑफ द टोटल ऑक्सीजन एटमोसफियर का क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट। इसको हम लंग ऑफ द प्लानट, लंग ऑफ अवर प्लानट भी बोलते हैं, ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। फिर देखिए आगे 5th क्वेश्चन कह रहे हैं चूज़ द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू XC2 कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। तो आपको XC2 कंजर्वेशन के ऑड वन बताना है, जो XC2 ना हो वो बताना है। जूलॉजिकल पार्क्स आपका XC2 होगा, बॉटनिकल पार्क्स आपके क्या होंगे, बॉटनिकल गार्डन सॉरी, और सफारी भी आपकी XC2 में चला जाएगा। हॉट स्पॉट्स आपके किस में जाएंगे बताइए, हॉट स्पॉट आपके NC2 में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका NC2 कंजर्वेशन कहलाता है, हॉट स्पॉट वगैरह। हॉट स्पॉट के बारे में आप थोड़ा जानना चाहोगे तो देखो आपके कितने हॉट स्पॉट हैं, टोटल हॉट स्पॉट ग्लोबली कितने हैं, 34 हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है, जैसे आपके कुछ हॉट स्पॉट के नाम बता दे रही हूँ मैं आपको, जैसे वेस्टर्न घाट आपका एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका को आपको एंडो बर्मा, एंड आपका क्या है हिमालय, ठीक है। कवर आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स हैं, ये आपके हाई डाइवर्सिटी रीजन्स को छुटके ये आपके ये कवर करते हैं पूरी कंट्री को, ठीक है। तो ऑल द बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट हैं आपके पुट टुगेदर को कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। तो आपके जो सारे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं वो आपके लेस देन 2% जो अर्थ का लैंड है उसे कवर कर रहे होते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली नेवर टू एक्सट्रीमली हाई एंड रेस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्शन ऑफ दिस हॉट स्पॉट कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाई ऑलमोस्ट 30%, ठीक है। तो आपको याद रखना है। बाकी आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हो, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14 हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये आपके कितने हैं, 14 हैं। आपके 90 नेशनल पार्क्स हैं, ये किसके अंदर आ रहा है, सब इंस्टीट्यूट के अंदर आ रहा है, ठीक है। 90 आपके कितने हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं आपके, पार्क्स हैं। और इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है ऑन साइट, मतलब किसी भी जीव को, किसी भी जंतु को, किसी को सेव करना है तो हम क्या करेंगे, ऑन साइट पे ही उसको सेव करेंगे। एक्सीडू का मतलब होता है ऑफ साइट, वहाँ से निकाल के, जैसे आपका क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, जैसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक बोलते हैं, और आपके सीड बैंक हो गए, और आपकी जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गई, ये आपके सारे क्या हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है। बाकी आपके इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में आपको बता दिया है कि आपकी नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, इन सीटू कंजर्वेशन में आ जाते हैं, ठीक है। और एक और टर्म होता है इसमें एंडेमिज्म, अगर पूछ लेता है इन सीटू के अंदर तो वो इसका मीन होता है स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, मतलब वो स्पीसीज आपको वहीं मिलेगी, कहीं और एरिया में नहीं मिलेगी वो, ठीक है। बाकी आपकी शेकर्ड ग्रुप्स होते हैं जो आपके इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, क्या होता है सेकंड ग्रुप्स, ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके फाउंड किस में पाए जाते हैं, खासी एंड जेंटिया हिल्स इन हिमालयाज और अरावली हिल्स राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द केरला एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुंजा, ठीक है, चंद्रा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको ये याद रखना है। इन मेघालय द सेकंड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजेज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। आपसे पूछ लिया है हाउ मेनी स्पॉट्स आर आइडेंटिफाइड ग्लोबली आपके हॉट स्पॉट कितने हैं, आपके वो हैं 34, मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अंडर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन नहीं है फॉर डाइवर्सिटी के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है, जल्दी से आप बताइए मुझे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20% ड्रग्स सोल्ड इन मार्केट एंड आर प्लांट्स बेस्ड, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन ऑफ कंजर्वेशन डाइवर्सिटी में नहीं आ रहा है। ये कंजर्वेशन डाइवर्सिटी के आपके कुछ वो दे रखे हैं, ब्रॉडली और नैरो यूटिलिटेरियन, उसके बारे में बताया रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज
ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटेंट इज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज आपको बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। ये आपका दे रखा है कि हम कंजर्व कैसे करेंगे, कैसे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपकी फोर मेजर कॉजेज़ होते हैं जिन्हें हम द इविल क्वार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, जो कॉज करते हैं डाइवर्सिटी लॉसेस को। फर्स्ट है आपका हैबिटेट लॉस। ठीक है, पहला है आपका, देखो यहीं पे बता दे रही हूँ, ये फर्स्ट नंबर है जिसे हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शंस। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पहले में कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग एनिमल एक्सटिंक्ट हो रही हैं हमारे एनिमल। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आपका आता है ओवर एक्सप्लोटेशन, ये सेकेंड नंबर पर आ जाता है आपका ओवर एक्सप्लोटेशन। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और को एक्सटिंक्शन आपका आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। तो ये 4 इविल क्वार्ट्स हैं जो आपके बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये लॉस हो रहा है, इन्हीं की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रहा है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो मेजर आपको याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो क्या है, आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कह रहे हैं सिलेक्ट द मिसमैच ऑप्शन, मिसमैच ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो ए बी हम बोल्ड स्पीसीज रिलेशनशिप चाहिए, ये आपका ऑप्शन, मिसमैच आपको बताना है, अंडरलाइन कर लो। फिर डेविड टिलमैन गिवन द टर्म बायोडाइवर्सिटी, नहीं ये गलत है, उन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी नहीं दिया, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तो करेक्ट है इसलिए मैंने करेक्ट लगा दिया। ठीक है, मिसमैच आपको लगाना है, लेकिन ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, फिर रॉबर्ट में क्या है, ग्लोबल स्पीसीज डायबिटीज, ये भी सही है। पॉल एंड्रिच, हाँ, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस उन्होंने दी थी। पॉल एंड्रिच वो थे बेटा जिन्होंने बताया था कि हर एक स्पीसीज़ हमारी डाइवर्सिटी के लिए उतनी वैल्यूएबल है जितनी की और सारी। एक कीस्टोन स्पीसीज़ के बारे में बताया था उन्होंने, अगर हम ना एक स्पीसीज़ को क्या करते रहेंगे, एक्सटेंड करते रहेंगे एक एक स्पीसीज़ को भी, तो हमारी जो बाकी स्पीसीज़ हैं उन पर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप मैं जो कह रही हूँ। मतलब अगर आप एक फील्ड ले लो, उसमें से अगर आप एक स्पीसीज़ को बाहर निकाल दोगे तो जो दूसरी स्पीसीज़ होगी वो उस पर डिपेंडेंट होगी, और फिर जो दूसरी स्पीसीज़ है वो उसकी तीसरी स्पीसीज़ होगी वो उस पर डिपेंडेंट होगी, तो ऐसे क्या होगा, हैबिटेट लॉस हो रहा होगा हमारा। तो उसी को हम क्या बोला था, उन्होंने पॉल एंड्रिच ने बताया था रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। मतलब एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन को उन्होंने अज्यूम किया था, उसे बताया था इकोसिस्टम। ठीक है, उसमें जो बाकी सारी चीज़ें थी उनको उन्होंने सबको अज्यूम किया था उन्होंने। ठीक है, तो एयरप्लेन को उन्होंने क्या बताया था, इकोसिस्टम बताया था। ऑल पार्ट आर ज्वाइन टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवर्ट स्पीसीज, मतलब सारे जो पार्ट होंगे उन्होंने उसको क्या दिया था, जो सारे एयरप्लेन के पार्ट हैं उनको स्पीसीज बताया था। इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवीट, अगर प्रत्येक जो आपका पैसेंजर है जो रिवेट है, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं निकाल के लाने लगे घर पे, टू टेक होम मतलब घर पे लाने लगे, तो कॉजिंग अ स्पीसीज टू बिकम एक्सटेंट, मतलब हर एक पार्ट आपका गायब तो हो रहा है वहाँ से। तो वही स्पीसीज़ को भी उन्होंने अज्यूम किया था कि अगर हम किसी भी इकोसिस्टम को, एरोप्लेन को इकोसिस्टम माना है, तो किसी भी इकोसिस्टम से हम एक एक स्पीसीज़ को रिमूव करते जाएंगे तो वो क्या कर रहा है, वो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम स्पीसीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइटली सेफ्टी, मतलब ये कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी आपको अफेक्ट करेगा, लेकिन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम वो इस पर अफेक्ट पड़ेगा इनिशियली, बट अ मोर, आपको पता है अगर आप जो एरोप्लेन है उसको क्या करेंगे, एयरप्लेन है तो उसको क्या करेंगे, अगर आप निकालते जाओगे थोड़े थोड़े पैसेंजर, हर एक पैसेंजर निकाल के ला रहा है हल्के, तो स्टार्टिंग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मोस्ट ऑफ द पार्ट के निकल आएंगे, बाहर आ जाएंगे एरोप्लेन के, तो आपको पता है कि वो अफेक्ट करेगा बाद में। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइटली बट मोर देन मोर रिविट, अगर आप निकालते जाओगे तो ये क्या होगा, रिमूव करते जाओगे तो प्लेन बिकम डेंजरस, आपको पता है डेंजरसली वो हो जाएगा, डेंजर में पड़ जाएगा, वो वीक हो जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे ही हमारी इकोसिस्टम है वो वीक होती जाएगी। फर्दर मोर विच रिवेट इज़ रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल, फिर वो क्रिटिकल में पहुँच जाएंगे, स्पीसीज हमारी क्रिटिकल हो जाएगी। लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस, तो आपको पता है की स्पीसीज आपकी फंक्शंस को ड्राइव कर रही हैं, तो ऑब्वियसली अ मोर सीरियसली थ्रेट ऑफ फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट ऑन द सीट्स और विंडोज़ इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हर एक स्पीसीज हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि बाकी स्पीसीज, तो आपको उनको रिमूव नहीं करना, उनको सेव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आपको बताना है एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपका मेथड कौन सा है, वो आपको बताना है। देखो सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी आपका एक्सीटू कंजर्वेशन में अभी भी आपका बताया है कि आपके नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, आपकी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आपके ये इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आते हैं। बाकी आपकी वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आपकी किसमें आ जाते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन में। और कौन सी बताए थे मैंने, सीड बैंक बताया था आपको, और आपका क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक बताई थी आपको, जो किस में आई थी, एक्सीटू कंजर्वेशन में आई थी। ये कुछ एग्जांपल हैं, याद कर लेना उनको। फिर पूछ रहे हैं अलेक्जेंडर बॉम हमबोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या डिस्क्राइब किया था उन्होंने, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन। तो रेड लिस्ट किसके ऊपर काम कर रही है, वो थ्रेटेंड स्पीसीज़ के ऊपर काम कर रही है, जिसमें हम IUCN आ जाती है। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 कह रहे हैं आपसे, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। एक्वेटिक एनिमल क्या है नेशनल हमारा, तो वो हमारा क्या है, रिवर डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो पूरी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसकी है, वो आपको बतानी है। तो वो किसकी हमारी हो जाएगी, फंजाई की हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी किसके बारे में पूछा है, ये आपकी प्लांट्स के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर एक्सीटू कंजर्वेशन प्लांट कंजर्वेशन। तो आपसे कह रहे हैं कि इनमें से प्लांट कंजर्वेशन के लिए एक्सीटू कंजर्वेशन नहीं है, इंसीटू कंजर्वेशन आपको बताना है। तो प्लांट कंजर्वेशन के लिए कौन सा सही हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो जाएगा, जो इंसीटू कंजर्वेशन में आएगा प्लांट कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में कौन सी है, किसकी है, राइस की है, जिसकी कितनी स्पीसीज हैं बताना मुझे, कितने स्ट्रेन्स हैं इसके, कितने हैं, 50 के, ठीक है, मतलब 50,000, आया समझ में। और मैंगो की कितनी है आपकी वैराइटीज़, 1 के आपकी वैराइटीज़ है मैंगो की, और 50 के जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के। तो मैक्सिमम आपके 50 के होते हैं, न कि 1 के। तो इसलिए इसमें जेनेटिकल डाइवर्सिटी में एक और आता है मेडिसिनल प्लांट, जिसे हम रवोल्फिया वोमिटोरिया बोलते हैं, ग्रोइंग इन द डिफरेंट हिमालयन रेंज पे वो ग्रो करता है। माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसनट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रेजरपाइन, ये रेजरपाइन को केमिकल को देता है, दैट इज़ द प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर आपकी बायोडाइवर्सिटी 3 भागों में बांटा है उन्होंने, कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में बता दिया, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में तो होता क्या है कि आपके वेस्टर्न घाट में ग्रेटर एम्फीबियंस पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में आपके ग्रेटर एम्फीबियंस पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। एम्फीबियंस की स्पीसीज ग्रेटर होती है वेस्टर्न घाट में देन ईस्टर्न घाट, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है वो क्या होती है आपकी, इसमें आपके देखो इसमें आपके इंडिया में फॉर इंस्टेंट विद इट्स डेजर्ट पाए जाएंगे, रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, मैनग्रोव्स भी होते हैं, और आपकी कोरल रीफ भी होती हैं, वेटलैंड्स भी होते हैं, सेंचुरीज़ भी होती हैं, एंड एल्पाइन भी होते हैं। मेडोज हैव अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन आपकी जो नॉर्वे साइड होती हैं, आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो कह रहे हैं इसका मतलब कि आपकी जो इंडिया है, हमारी इंडिया में हर तरह की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। देखो नॉर्थ साइड देख लो आपको ठंड मिल जाएगी, साउथ साइड देख लो आपको गर्मी भी मिल जाएगी, आपके जो मैनग्रोव्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, राजस्थान चले जाओ डेजर्ट मिल जाएंगे आपको, है ना। तो हर तरीके की डाइवर्सिटी अपनी इंडिया में प्रेजेंट है। अगर आप नॉर्वे साइड जाएंगे जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं लाइक नॉर्वे, तो उसमें क्या है आपको डाइवर्सिटी हर तरीके की नहीं मिलेगी। और आपका जो इंडिया है ना, वो 12 मेगा डाइवर्सिटी में का पार्ट है हमारा इंडिया, आपका नहीं हमारा इंडिया, ठीक है। तो हमारा 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। जो नंबर कितना है, 8 नंबर पे हमारा इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है।
याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अर्थ समिट हेल्ड इन, अर्थ समिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो अर्थ समिट हमारा रियो डी जनारो इन 1992 में हुआ था, ठीक है। बाकी आपका वर्ल्ड समिट हुआ था जॉनबर्ग इन 2002, ये आपका वर्ल्ड समिट है, समिट। और आपका 2010 में भी समिट बताने वाले थे हम स्पीसीज़ को बचाने के लिए कि स्पीसीज़ को हम बचा लें, तो लेकिन वो 2010 में अभी सेंसस ने कुछ किया नहीं है तो नहीं हो पाया है। ये हमारा पॉलिटिकली हम नहीं कर रहे हैं, अपनी डायवर्सिटी को पॉलिटिकली नहीं संभाल रहे हैं, ठीक है। हमें कंसर्व करना है बायोडायवर्सिटी को, क्योंकि उसी से हमारा जीवन है। तो हमें पॉलिटिकली इसको नहीं संभालना है। हर एक नेशन का, हर एक कंट्री का एक एम होना चाहिए कि हमें अपनी बायोडायवर्सिटी को बचाना है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये पॉलिटिकली तरीके से नहीं किया जाता, ये सभी कंट्रीज़ क्या लेती हैं, पार्ट करती हैं और सोचती हैं इसके बारे में कि हमें इस पे भी काम करना चाहिए और उसको भी बचाना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इंडिया हैज़ बायोस्फीयर रिजर्व, कितने बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं? तो हमारे 14 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, और ये आते किस में है? इन सीटू कंजर्वेशन में, इन सीटू कंजर्वेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, फिर आपकी इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस, कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस आपको बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बायोडायवर्सिटी लॉस है सबसे ज़्यादा, वो हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। फिर आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन आ रहा है। फिर तीसरा आपका एलियन स्पीसीज इन्वेशन आ रहा है। तो आपका डी ऑप्शन ही सही है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हु शोज इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड इन हायर प्रोडक्टिविटी। ओके, तो ये आपके कुछ साइंटिस्ट हैं बेटा, वो उन्होंने बताया था। रॉबर्ट मे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। रॉबर्ट मे क्या थे आपके, ये थे आपके, इन्होंने 7 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में बताया था कि पूरे हमारे जो ग्लोबली स्पीसीज़ हम खोज चुके हैं वो कितनी खोज चुके हैं, वो 7 मिलियन, ठीक है। और बाकी अपनी टोटल जो स्पीसीज़ हैं वो कितनी एस्टिमेटेड स्पीसीज़ हैं, 50 मिलियन आपकी स्पीसीज़ लगाया गया है। और रॉबर्ट मे प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज़ डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन, ठीक है। तो 7 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में आपसे पूछे तो आप रॉबर्ट मे को ढूंढेंगे आप। रॉबर्ट और जो आपके हमबोल्ट हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ए.बी. हमबोल्ट जो आपकी एरिया रिलेशनशिप दिया था उन्होंने बताया था कि अब की जो स्पीसीज़ की जो रिचनेस है, जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीसीज़ की जो रिचनेस है वो बढ़ती जाती है, लेकिन एक अप टू लिमिट तक। ये जो आपका इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड हायर प्रोडक्टिविटी, ये आपका डेविड टिल ने दिया था। आपका ए ऑप्शन सही है। स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा। इसमें एक ग्राफ होता है, एक ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा है। तो देखिए कि ग्राफ कैसा होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक कैसा होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। एक ऐसा होता है आपका ग्राफ। तो ये वाला जो ग्राफ है इसमें हम S=CAZ लिखते हैं और इसकी जो इक्वेशन बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, ये स्ट्रेट वाला होता है log S = आपने log में कन्वर्ट करना जानते होगे ना इनको, C प्लस में आपका Z आगे आ जाएगा और log A हो जाएगा, log A। तो ये आपके क्या है, स्पीसीज रिलेशनशिप का एक ग्राफ है जो ये बताता है स्पीसीज रिचनेस को, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस क्या थी हमारी, S थी, ठीक है। और ये बताता है हमारा एरिया। जितना एरिया हम इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी की स्पीसीज़ की रिचनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन एक अप टू लिमिट तक, ठीक है। ये नहीं कि बढ़ाते जाओगे और बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको, आई होप आपको अच्छे लगे हों। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और आपको जो भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। इसकी हिंदी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना उसको।